टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस किस तरह के रिसोर्सेज होते हैं और हमें मालूम है कि लोग जो है, ह्यूमन कैपिटल भी एक रिसोर्स होता है। बहुत ही अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आंसर करेंगे वो ये है कि पॉपुलेशन और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। एक बड़ी पॉपुलेशन होने का ये मतलब नहीं है कि वो ह्यूमन कैपिटल बन गया। पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल तब बनती है जब उसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करी जाती है। जब किसी भी कंट्री की जो वर्किंग पीपल होते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, अपनी प्रोडक्टिव स्किल्स को यूज कर रहे हैं, एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं और कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं इन इकोनॉमिक टर्म्स, तब हम बोलते हैं कि पीपल आर रिसोर्सेज। तो काफी बार जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें ध्यान आता है कि भाई पॉपुलेशन को खाना देना है, एजुकेशन देना है, हेल्थ फैसिलिटीज देना है, और जितनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन होगी उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी क्योंकि उनको ये सब प्रोवाइड करने का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पॉपुलेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो अच्छी पढ़ी लिखी है, हेल्दी है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकती है इकोनॉमी को और एक एसेट प्रूव हो सकती है, ह्यूमन कैपिटल बन सकती है जो पूरी इकोनॉमी को और ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो जब जो पॉपुलेशन होती है वो सिंपल मतलब सिर्फ लोग होते हैं तो हम उनको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। और जब वो एजुकेटेड हो जाते हैं, हेल्दी रहते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, तब वो हो जाता है ह्यूमन कैपिटल। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। और ये जो ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल बनने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे जैसे आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने लगता है वो कंट्री की प्रोडक्टिव पावर में ऐड होता रहता है। सेम उस तरह से जैसे कि जब आपका फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा होता है वो भी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये भी उसी तरह से होता है। जैसे आप फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं ना। अगर आप रोड्स में, बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रिसिटी में, ये सब जो फिजिकल कैपिटल होता है, जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं। एज अ कंट्री आपकी ग्रोथ होती है। सेम उसी तरह से अगर आप एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो उस मामले में ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल से सिमिलर है। जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन की एजुकेशन लेवल बढ़ती है, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, तो वो काम अच्छे से कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम इंक्रीज होती है बिकॉज दे आर नाउ मोर प्रोडक्टिव। और जब इनकम इंक्रीज होती है तो पूरी सोसाइटी की ग्रोथ होती है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल जो है वो फिजिकल कैपिटल से ज्यादा सुपीरियर होता है। क्यों बताओ? वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अकेला ऐसा रिसोर्स है जो लैंड और कैपिटल को यूज कर सकता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स होगा ही नहीं तो लैंड और कैपिटल अपने आप तो कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं, किसी ना किसी को उनको यूज तो करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई इन अ वे ह्यूमन रिसोर्स इज एक्चुअली सुपीरियर टू लैंड और कैपिटल। अब आपके चैप्टर में एक स्टोरी दी हुई है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दो फ्रेंड्स हैं, विलास और सकल। दोनों सेम ही विलेज में रहते हैं, सेमापुर में। सकल जो है वो 12 साल का लड़का है। उसकी मम्मी है शीला जो घर के काम करती है और उसके फादर हैं बूटा चौधरी जो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं। सकल जो है वो अच्छा बच्चा है, वो घर में अपनी मम्मी की हेल्प भी कराता है घर के कामों में, अपने छोटे भाई और बहन का ध्यान भी रखता है। तो बूटा और शीला जो सकल के मम्मी पापा हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है और इसको अच्छी एजुकेशन देनी है। तो उन्होंने उसको फोर्स किया कि तुम विलेज स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। और जब उसका हायर सेकेंडरी एग्जाम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उसके पापा ने लोन लेके उसको और आगे पढ़वाया, उसको एक वोकेशनल कोर्स कराया कंप्यूटर्स में। अब सकल जो था वो पढ़ाई में अच्छा था तो उसने अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करी, कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया और फिर उसकी एक प्राइवेट फर्म में नौकरी लग गई। यहाँ पे क्योंकि वो अच्छा होनहार बच्चा था तो उसने अच्छे से एक नया सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया, जिसकी वजह से उसकी फर्म को बहुत फायदा हुआ और उसके बॉस ने ये बात एक्नॉलेज करी कि सकल अच्छा वर्कर है और उसको प्रमोशन दे दिया। वहीं दूसरी तरफ विलास की स्टोरी डिस्कस करते हैं। वो 11 साल का एक बच्चा है जो सेम विलेज में रहता है। उसके पापा का नाम महेश था, वो फिशरमैन थे। लेकिन जब विलास 2 साल का था तभी उसके पापा की डेथ हो गई। उसकी जो मदर है गीता, वो फिश बेच के फैमिली के लिए पैसे कमाती हैं। और फिश बेचना क्योंकि कोई स्किल्ड काम नहीं है तो इसलिए उनको पर दिन का सिर्फ 150 रुपीज मिल पाता है। विलास को ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उसको यंग एज में आर्थराइटिस भी हो गया। उसकी मम्मी उसको सही से डॉक्टर दिखाना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे और वो स्कूल भी नहीं जा पाता था। पैसे की प्रॉब्लम तो थी ही, लेकिन विलास को पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। वो अपनी मम्मी की हेल्प करता था कुकिंग में और अपने छोटे भाई का ध्यान रखने में। कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और कोई था नहीं उनका ध्यान रखने के लिए। तो अब विलास को जाना पड़ता था फिश सेल करने के लिए क्योंकि किसी ना किसी को तो पैसे कमाने पड़ेंगे। तो अपनी मम्मी की तरह ही उसको भी बहुत ही कम पैसे मिलते थे। तो अगर हम दोनों की स्टोरी कंपेयर करें
तो दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के थे और सेम विलेज से थे, सिमिलर बैकग्राउंड से थे। लेकिन सकल के केस में क्या हुआ, बहुत सालों तक उसको एजुकेशन मिली जिसकी वजह से उसका क्वालिटी ऑफ लेबर इंप्रूव हो गया, उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। जब आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है तो कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी की ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हो, तो इंडिविजुअल को भी उसके बदले में ज्यादा पैसे मिलते हैं और बेटर प्रोग्रेस मिलती है, ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर किसी बच्चे के बचपन में इन्वेस्ट किया जाए, उसकी एजुकेशन में, उसकी हेल्थ में, तो फ्यूचर में एक हायर रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। पूरी सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी क्योंकि अब ज्यादा लोग होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा हेल्दी हैं, सोसाइटी में अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं, स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई जो एक पॉन्ड से मछली पकड़ के बेच रहा है, उसकी जो इनकम होगी वो कहीं ना कहीं एक ब्रेन सर्जन की इनकम से कहीं ज्यादा कम होगी, क्योंकि एक ब्रेन सर्जन बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन करना है, बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत करनी है। आज की जो मेहनत है उसका रिवॉर्ड आपको फ्यूचर में मिलता है। ये भी पाया गया है कि जो पेरेंट्स खुद एजुकेटेड होते हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनके न्यूट्रिशन का ज्यादा ध्यान रखते हैं, और ये एक अच्छी वर्चुअस साइकिल बन जाती है जहां पे फिर उनके बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं और फिर वो भी अपने बच्चों को और अच्छे से बड़ा करते हैं, अच्छी एजुकेशन और न्यूट्रिशन देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक विशियस साइकिल होती है, ये तो वर्चुअस साइकिल थी, दूसरी तरफ विशियस साइकिल होती है जहां पे जो पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, काफी बार हो सकता है कि वो अपने बच्चे की एजुकेशन को उतनी इंपॉर्टेंस ना दें, जिसकी वजह से उनके बच्चों को एक डिसएडवांटेज होगा, वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाएंगे, फिर वो भी एजुकेशन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। तो इसी बात पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ऑफ अ कंट्री लाइक जापान। जापान जो है, इसको हम सब जानते हैं, काफी डेवलप्ड कंट्री है, काफी रिच कंट्री है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जापान के पास ज्यादा कोई नेचुरल रिसोर्सेज अपने है नहीं। उनको अपने मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्ट करने पड़ते हैं दूसरी कंट्रीज से। लेकिन फिर भी वो रिच और डेवलप्ड कैसे हो गए? क्योंकि उन लोगों ने लोगों में इन्वेस्ट किया, अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि ये बात सिर्फ एक तरफा नहीं होती है कि अच्छी एजुकेशन और हेल्थ मिली तो वहां के लोग इंप्रूव कर गए। बात दूसरी तरफ से भी होती है कि जो लोग हैं वो इंप्रूव करना चाहते हैं और वो अच्छे बनना चाहते हैं। अब आप कहोगे कौन अच्छा नहीं बनना चाहता? एक्चुअली काफी बार ऐसा होता है कि जब प्रोग्रेस हो रही होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उस प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं। एज पीपल, एज सिटीजन, हमको भी शुरुआत करनी पड़ेगी एक अच्छा सिटीजन बनने की। कितनी बार हमने देखा है कि कोई नई ट्रेन्स लॉन्च होती हैं तो लोग जाके ट्रेन्स तोड़ देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, चीजें चुरा लेते हैं। तो ये सब कोई अच्छे सिटीजन की निशानी थोड़ी है। आप प्रोग्रेस होने ही नहीं दे रहे हो। जापान में लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर वहां पे एक तरफ अच्छी एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड की जा रही है तो दूसरी तरफ लोग भी इतने ओपन है, इतने वेलकमिंग है कि वो उसको अच्छे सेंस में ले रहे हैं और अपनी अच्छे सेंस में ग्रोथ करना चाहते हैं एज अ सोसाइटी। तो ग्रोथ इज ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट। अब यहीं पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। देखिए, बेसिकली दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी फिर आगे तीन तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर होता है जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग। इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जो हम डायरेक्टली नेचर से चीजें ले रहे होते हैं, दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। जो दूसरा सेक्टर होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। ये तो आपको मालूम ही है, फैक्ट्रीज होती हैं जो आप रॉ मटेरियल लेते हो और उससे कुछ और बनाते हो, आगे प्रोसेस्ड गुड्स बनाते हो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। सो दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर। और जो तीसरा सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर, दैट इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस। ये सब आता है टर्शरी सेक्टर में, जिसमें आप कुछ टैंजिबल नहीं बना रहे हो, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो या नेचर से कुछ नहीं ले रहे हो, लेकिन जो भी वैल्यू एड सर्विसेज हैं वो आती हैं टर्शरी सेक्टर में। लेकिन ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, ऑल ऑफ दीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दो पार्ट्स होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज या नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई भी जो ये एक्टिविटीज करता है उसको उसके बदले में रेम्यूनरेशन मिलता है, मतलब पैसे मिलते हैं या पेमेंट मिलती है, सैलरी, वेजेस, कुछ भी मिलता है इसके बदले में। यू कैन आइदर बी पेड इन वेजेस और प्रॉफिट। और इसके अंदर में गवर्नमेंट सर्विस भी आती है, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं उनको भी तो पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है ना। दूसरी तरफ है नॉन मार्केट एक्टिविटीज, जिसमें आप प्रोडक्शन करते हो फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो आप बनाते हो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, जिसको आप मार्केट में नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम विलास और सकल की बात करें तो विलास जो है वो मछली पकड़ता था विलेज मार्केट में, उसको सेल करता था, तो दैट वाज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जो वो अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता था, दैट वाज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको वो सेल नहीं कर रहा है, जिसके बदले में उसको पैसे नहीं मिल रहे। समझ में आ गया? तो ये तो हमने देख लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह की होती हैं। अब हम देखते हैं कि इनको करता कौन है। हिस्टोरिकली और कल्चरल रीजंस की वजह से
हमारी सोसाइटी में काफी बार एक डिवीजन ऑफ लेबर होता है जिसमें मेन और विमेन का काम अलग होता है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें विमेन जो हैं वो जनरली घर को संभालती हैं और मेन जो हैं वो बाहर जाके काम करते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड्स में हो सकता है, ऑफिसेज में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जनरली जो भी घर में काम करता है, घर को संभालता है, उसको उसके बदले में पैसे नहीं मिलते हैं। दे आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस। इसीलिए जो भी लोग घर में काम कर रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, उनका जो काम है दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। क्योंकि नेशनल इनकम वो रिकॉग्नाइज करता है जहां पे एक्चुअली पैसे दिए या लिए जा रहे हैं या प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। इनफैक्ट काफी बार तो ये माना जाता है कि जो लोग घर को संभालते हैं, फैमिली संभालते हैं, वो मेन काम होता है, सबसे बड़ा काम वही होता है। तो वो काम बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हम इकोनॉमिक्स को सिंपल बनाना चाहते हैं तो हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्योंकि आपकी जो मम्मी का प्यार है या मम्मी के हाथ की जो पराठे का टेस्ट है, उसको आप इकोनॉमिक वैल्यू में क्या वैल्यू दे सकते हो? वो तो अमूल्य है ना, उसका आप कोई प्राइस थोड़ी लगा सकते हो। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को सिंपल रखते हैं और जिन भी सर्विसेज के लिए पैसे एक्चुअली नहीं दिए जाते हैं उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन विमेन या जो भी घर संभाल रहा है, अगर वो नेशनल वर्कफोर्स में एंटर कर जाता है, लेबर मार्केट में आ जाते हैं और एक्चुअली काम करते हैं जिसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं, तब उनकी जो इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती है। चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, सबकी जो इनकम है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन एंड देयर स्किल। वो कौन सा काम कर पा रहे हैं, उसके लिए कितना लेवल ऑफ मेहनत चाहिए, कितना लेवल ऑफ प्रिसीजन और स्किल चाहिए, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि उनकी इनकम क्या होगी। जैसे जैसे आपका एजुकेशन और स्किल लेवल बढ़ता जाता है, ऑब्वियस सी बात है आपकी इनकम भी इंक्रीज होती जाएगी। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और स्किल। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें स्किल लेवल ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड होता है, जिस काम को कोई भी कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसके आपको पैसे कम मिलेंगे। ऐसे सेक्टर्स जो होते हैं काफी बार उसमें इरेगुलर इनकम होती है या कम इनकम होती है। बहुत सारे बेनिफिट्स जो आपको एक बेटर जॉब में मिल सकते हैं वो भी नहीं मिलते हैं, जैसे कि मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। ये सब आपको जो लो स्किल जॉब्स हैं उसमें नहीं मिलते हैं। आजकल मेन और विमेन हर फील्ड में काम करते हैं। ऐसा कोई भी सेगमेंटेड फील्ड नहीं है कि इसमें सिर्फ मेन जाते हैं या इसमें सिर्फ विमेन जाती हैं। एजुकेशन, टीचिंग, मेडिसिन, हर फील्ड में मेन और विमेन दोनों ही काम करते हैं। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ गई दैट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। फर्स्ट, द लिटरेसी रेट। सेकेंड, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। और हेल्थ ऑफ अ पर्सन कैसे मालूम पड़ता है? उस कंट्री की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि ऑन एन एवरेज उस कंट्री का कोई भी सिटीजन कितने साल जीता है, उसका एवरेज निकाला जाता है एंड दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और तीसरा होता है स्किल फॉर्मेशन, कि उस कंट्री के लोगों के पास कितना स्किल है। किसी भी फील्ड में हो सकता है, लेकिन स्किल इंपॉर्टेंट है। अनस्किल्ड लेबर का पेमेंट कहीं कम होता है एज कम्पेयर टू स्किल्ड लेबर। अगर आप किसी एक फील्ड में आपका स्किल है, कोई एक काम है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो आपको उसके लिए कहीं ज्यादा पेमेंट मिलेगा एज कम्पेयर टू ऐसा काम करना जो कोई भी कर सकता है, जिसके लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं रिक्वायर्ड है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिसाइड करते हैं। और क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या डिसाइड करती है? द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी पॉपुलेशन की, उतनी ज्यादा तेजी से कंट्री की ग्रोथ होगी। तो इससे हमें समझ में आ गया कि लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो एक एसेट है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसमें हमने समझ लिया कि पीपल एज अ रिसोर्स क्या होता है, कैसे बनते हैं, ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होता है और उनके क्या मेन फैक्टर्स होते हैं। अगले पार्ट में हम समझेंगे कि इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स इस मामले में कैसे काम करती हैं और इसको आगे कैसे ग्रो किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको फिर से कहूंगी कि वो जो रेड बटन है उसको फटाफट दबा दो, लाइक कर दो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द सेकंड पार्ट। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।